कहानियाँ छपी थी वहाँ पत्रिकाओं में। तो जब यहाँ मैं आया तो मतलब मूल रूप से ये आइडिया नहीं था कि राइटर ही होना है। पहले आइडिया ये था कि किसी के असिस्टेंट लग जाते हैं और फिल्म का जो एक भूख होती है अमूमन छोटे शहरों से आए हुए लोगों में कि पहले फिल्म देखते हैं करते हैं, तो उसके तहत मैंने एक दो लोगों को असिस्ट किया। इसमें संजय छेल की एक फिल्म बन रही थी खूबसूरत, तो उसमें कुछ 3-4 महीने था। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि जो राइटर्स आते थे, और संजय खुद राइटर थे, तो राइटर नया राइटर भी अगर स्ट्रगलर होता है तो उसके साथ थोड़ी इज्जत से बात होती है, और थोड़ा बैकग्राउंड था साहित्य का, तो उस लिहाज से फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया मैंने जो अजय सिन्हा को सुनाया। उसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट ही डेवलप किया, जो लकली अगले 2 साल में मेरा एक शो अप्रूव हुआ 3 चैनल पे एक साथ, पिया का घर, जो लगभग 750 एपिसोड चला। तो दैट वाज, इट्स नॉट कि बहुत लंबा समय तक मुझे जूझना पड़ा, या एक कॉन्सेप्ट एक आइडिया था और वो आइडिया बिक गया 2002-2003 में एक साथ 3 चैनल पे। फिर जी पे बना फाइनली, और श्रेया वाज प्रोड्यूसर्स, तो उन्होंने किया था। तो 3-3.5 साल वो वही करता रहा मैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। तो उसी दौरान वो चंदर बहल जैसे डायरेक्टर या उन डेली सोप उस दौरान शुरू ही हुआ था, नई दुनिया ही शुरू हुई थी एकदम से। डेली सोप की दुनिया ऐसी नहीं थी, तो क्रिएटिव डायरेक्टर भी हम ही होते थे, राइटर भी हम ही होते थे, चैनल भी हम ही जाते थे। इट वॉज लाइक कि 24/7 करते 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 फिर उसके बाद वहाँ से सरकार, 2-3 मनीष गोस्वामी का एक शो था, फिर बालाजी के लिए 6 शो एक साथ लिखता था मैं, वो 1 साल चला। फिर सोनी के लिए 3-4 शोज लिखते थे, और फाइनली फिर 2007 में विवेक मुझे स्टार लेके आए, और यहाँ मैं लगभग वो फेज जिसमें हमने विदाई और ये रिश्ता क्या कहलाता है वो 10 शो लॉन्च किए। तो एक बिल्कुल रॉ राइटर जो एकदम राइटिंग, खालिस राइटिंग था, उसका एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी हुआ, तो टीवी के टेबल के उस तरफ भी देखने का मौका मिला। तो समझ आया कि बहुत आइडिया और कॉन्सेप्ट ही सब कुछ नहीं होता है, उसको एक्सिक्यूट कराना, फिर उसको एक लिंक करना टीआरपी तक। तो वो फिर उसके बाद ऐसे 1 साल यहाँ काम करने के बाद मैंने एक शो प्रोड्यूस किया सोनी के लिए, और वो प्रोडक्शन फिर फाइनली उसके बाद वापस मैंने वो प्रोडक्शन बंद करके फिर से 2 साल, तो पिछले 2 साल से स्टार के लिए काम कर रहा हूँ। What kind of education did you have? मैंने संस्कृत में एमए किया था वहाँ से, और उसके अलावा थिएटर में हम मतलब लगभग हमारा सारा एक्सपोजर जो था संस्कृत नाटकों की वजह से, नाटकों में इंटरेस्ट आया, और फिर एनएसडी के वर्कशॉप्स, दिल्ली 1-2 साल रहना। तो जो नॉर्थ इंडिया में एक एमेचर थिएटर की एक दुनिया है जिसमें साहित्य और रंगमंच साथ साथ चलता है, उस दुनिया में ही रचा बसा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था बॉम्बे आऊँ, और फिल्मी दुनिया से एक हद तक मेरे को एक दूरी बनाए। मैं सोचता था ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहिए। जबकि मेरे सारे दोस्त 90s में आए, मैं आया ही 2000 में, आज से 10 साल पहले, 10 या 11 साल पहले आया ही मैं आया। तो वो पढ़ाई लिखाई भी मतलब पटना यूनिवर्सिटी में ही हुई, और रंगमंच और साहित्य, इन दोनों के बीच ही मतलब पले बढ़े। मैंने वो किया, इट वाज ए सिंपल ऑफर जिसमें मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या देखना है। इट्स लाइक कि हमारा क्या, डेली सोप की दुनिया इतनी रेगुलर दुनिया है, रोजमर्रा में इतने पिसते रहते हैं हम कि हर एक नई चीज़ में मैं एक्सपेरिमेंट में बिलीव करता हूँ। तो वो भी वो एक्सपेरिमेंट, पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ही था मेरे लिए प्रोड्यूसर बनना। मुश्किल तो है, टीवी अभी क्या हो गया है कि आप देखेंगे टीवी एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरीज के लिए एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें आप हर महीने अगर आप सिंपल एक प्रोग्राम भी करते हैं तो आप 11 घंटे का कंटेंट क्रिएट करते हैं, और उस 11 घंटे के कंटेंट, और अगर आप मतलब ऐसे देखेंगे 2 शो कर रहे हैं तो आप 22 घंटे का कंटेंट 30 दिन में बनाते हैं। तो ये चक्र आपसे शुरू होता है, फिर प्रोडक्शन से, फिर डिलीवरी से, फिर पोस्ट प्रोडक्शन से, फिर टेलीकास्ट तक। तो ये मैं समझता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई पिछले 30-40 सालों में, टेलीविज़न की ज़रूरत ने उसको और ऑर्गेनाइज और कॉर्पोरेट कर दिया। बिकॉज एक सिस्टम चाहिए था आपको, इतने बड़े मतलब हंगर को फीड करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत। अभी भी वो सिस्टम माकूल नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट, अभी भी एक्सपेरिमेंट बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम वो नहीं तोड़ पाए हैं जिससे कि सब ये टीवी इंडस्ट्री कुछ नया दे पाए इस देश को। अभी भी हम टीवी बोलते हैं तो दोयम दर्जे की एक मीडियम के रूप में और सास बहू के मीडियम के रूप में जाना जाता है।
ना तो उस पर कोई क्रिटिक्स हैं जो टेलीविज़न पे लिखते हो, ना टेलीविज़न को इज्जत से देखा जाता है। वो फिल्मों के स्टार्स हों या एक्टर हों या राइटर हों, आज भी आधे राइटर जो मुझे मिलते हैं वो लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मुझे फिल्में लिखनी। लेकिन मैं बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे पहले दिन से पता था कि टेलीविज़न अगर कर रहा हूँ तो मेरे लिए ब्रेड बटर ही है, मेरी रोजी रोटी है, तो इसमें इसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने हर काम में वो कोशिश की है कि टेलीविज़न को एक रिस्पेक्ट क्रिएट हो। जैसे मेरा अभी रिसेंट शो है महादेव, देवों के देव महादेव, जो लाइफ ओके का लॉन्च हुआ था, और उस शो में अगर आप देखें पहली बार इंडिया में उतना ग्राफिक्स इस्तेमाल हुआ है, पहली बार हमने स्टोरी टेलिंग का लहजा चेंज किया है इन टर्म ऑफ माइथो। अब तक इस देश में माइथो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहते रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है ना, टेलीविज़न को मैं मानता हूँ कि जो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का रोल था ना, इस देश के विकास में, इस देश के पतन में उतना बड़ा रोल टेलीविज़न का है और हो सकता है। पहली बार टेलीविज़न को कमज़ोर या दोयम दर्जे का मीडियम समझने की भूल हम सब कर रहे हैं, और ये चूँकि वो आदत पड़ गई है, हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हम एक स्टडी अभी आया था हिंदू में कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उन घरों में कम हुए हैं जहाँ सास बहू के सीरियल चले। ये सीरियल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था जो सोसाइटी में बहुत निचले स्तर पे दिख रहा है कहीं कहीं। लेकिन आप देखिए कि एक सूत्र में यही कारगर अगर आप एक सही बात कह दें, और मैं मानता हूँ कि चेंज हुआ है, टेलीविज़न ने बदला है, लोगों की आदतें बदली हैं, सोचने समझने का तरीका बहुत धीमा हुआ है, कुछ आदतें खराब भी की हैं हमने, लेकिन बदला भी है। तो मैं टीवी को बहुत सीरियसली लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब मेरे लिए टीवी मतलब एक संपूर्ण मीडियम है जिसमें हम ज़्यादा इतना, आप समझिए कि आज जो सिर्फ स्टार प्लस की अगर मैं बात करूँ, बॉलीवुड से ज़्यादा रेवेन्यू जो है स्टार नेटवर्क, इकलौता नेटवर्क जनरेट करता है जो पूरी बॉलीवुड नहीं कर पाती। तो आप समझिए इस मीडियम का मतलब एक बार में 3 इडियट को कितने लोगों ने देखा होगा? 10 करोड़, 20 करोड़। आपका एक प्रोग्राम एक समय में 60 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। तो इस मीडियम की ताकत पे मेरे को बड़ा भरोसा है, इसलिए मैं टेलीविज़न हमेशा मेरे लिए चैनल या कहीं पे काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ। जैसे तो वो हर मीडियम की अपनी एक मतलब एक साइकिल होती है, कार्बन का एक चेन होता है, वो एक चेन कंप्लीट होता है तो एक नया चेन आता है। याद होगा बालाजी का एक ट्रेंड था, कहानी कहने का एक सिंथेटिक तरीका इस्तेमाल होता था, वो ट्रेंड चला 10 साल, लेकिन ऑडियंस को फिर एक रियलिस्टिक तरीके में ढाला गया। वो रियलिज्म फिर आप बालिका वधू या गांव घर की कहानी आपने देखनी शुरू की, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है और रियलिज्म की तरफ आप गए। उस रियलिज्म को भी हमने एक थोड़ा मेलोड्रामा कर दिया, लेकिन आएगा इसके बाद का फेज की और ज़्यादा रियलिस्टिक, जो डीडी के का टाइम था, गोल्डन एरा जिसको मैं मानता हूँ कि हमने किया था, या बुनियाद था, या तमस था। आज नहीं तो कल उस तरह के प्रोग्रामिंग पे इंडियन ऑडियंस आएगी, मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ की खुशबू आप नहीं रोक सकते। आप देखेंगे वो बिजनेस के टर्म में ना इस देश में एक बड़ा बाजार है। किन देशों में टेलीविज़न डेली है? अमेरिका बाजार नहीं है, बाजार लैटिन अमेरिका है, बाजार आप देखें पाकिस्तान है, बाजार जो मैं कहता हूँ जहाँ कंज्यूमर मार्केट की एक पूरी दुनिया खुली है, जहाँ एक पूरा ग्लोबल एरा, जहाँ पूरी दुनिया इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। उस दुनिया की भूख को पूरा करने के लिए डेली लेवल पे, क्योंकि आप टीवी कौन देखता है? आप देखते हैं, हम देखते हैं? नहीं। मैं जितनी रिसर्च में गया हूँ, ये उन महिलाओं का दोस्त है जिनके पति ऑफिस चले जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में उकताहट है, जिनकी ज़िंदगी में एक ऊब है कि एक ही घर के अंदर 40 साल 50 साल रहना है, जहाँ उनके लिए एक्सपोजर है, एक कुछ कैरेक्टर हैं जो उनके दोस्त बन गए। वो एक बड़ा इमोशनल मैं कह रहा हूँ रोज़ ये उसी तरह से है जैसे किचन में खाना बनाना और जैसे टीवी देखना। इसका इम्पोर्टेंस उन गृहिणियों के लिए उतना ही है, और इसलिए ये डेली की परंपरा इस देश से नहीं तुरंत आप खत्म कर पाएंगे, क्योंकि जैसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अगर मैं बोलूँ, या लैटिन में भी वही, आप दूसरे देशों में आप जाएं जहाँ हमारी तरह का जीवन है, जहाँ मतलब रचा बसा हुआ है, कल्चर के अपने फंडे हैं, जहाँ हम हर चीज़ में फेस्टिविटी मनाते हैं, उस जगह हमारे यहाँ रामायण महाभारत वाला देश है, तो इनको मेलोड्रामा में मजा आता है। और वो मेलोड्रामा रोज मिले, वो हंगर आप देखिए कितने चैनल खुल रहे हैं और कितनी टीआरपी क्या हुई। पहले टीआरपी एक चैनल की आती थी, एक शो का 20 टीआरपी आता था, एक समय 26 टीआरपी, क्योंकि सास भी। तो 26 टीआरपी को मैं अगर ऐसे देखूं
टेक्निकली तो 26 टीआरपी ही आज बटी है 10 चैनलों में। तो आप देखते हैं किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वही 26। तो ये टेस्ट थोड़ा, ये मार्केट और डाइवर्ट होगा और अभी हम आधे देश में भी नहीं पहुंचे इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टेलीविजन अभी भी 40% या 50% से ऊपर नहीं है इन टर्म ऑफ व्यूअरशिप। ये उस तरह का सम्मान मिलता है राइटर को टीवी में? मेरे को तो लगता है कि मिलता है, क्योंकि मैं एज ए राइटर 10 साल में यही देखा मैंने कि मतलब बिना राइटर के ना टेलीविजन शो का मतलब कोई संदर्भ ही नहीं है, कोई। और अच्छे कंटेंट, मैं राइटर नहीं बोलता हूँ, अच्छे कंटेंट के बिना, अच्छे कंटेंट से मतलब है कि आपको बल्क में कंटेंट बनाना है। इट्स नॉट अबाउट अ फिल्म, इट्स नॉट अबाउट 3 आवर्स कि आपका एक आइडिया है जिस पे आप 6 महीने काम करते हो। यहाँ कितना आपको जनरेट करना होता है। और ऑडियंस, जब आप सास बहू का सीरियल देखते हैं आपको वो बेवकूफ़ी लगती होगी, लेकिन जिन करोड़ों लोगों को कनेक्ट करता है उनका कोई तो इमोशनल पहलू होता होगा जिसको छूता होगा। और बिना उस कनेक्ट, आज आप देखें नॉर्थ क्या है, सारे लोग क्यों हिंदी सोप के मतलब राइटर्स हैं, ज़्यादातर राइटर्स नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और वो भी छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं। बिकॉज छोटे शहरों के लिए ही टेलीविज़न बना है। जो अब मेरे सत्य यही था एक समय कि उन जगहों पे ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ मॉल नहीं है, जहाँ क्लब नहीं है, जहाँ शॉपिंग मॉल नहीं है, वहाँ फिल्म सिनेमा हॉल में औरतें कहाँ जा पाती हैं। आज भी आप पटना से अंदर, अगर मैं पटना की बात, पटना तो बहुत बदल गया, लेकिन छोटे मुजफ्फरपुर या छोटे शहर में जाऊँ, औरतें डरती हैं सिनेमा हॉल तक जाने। माहौल इस देश का ऐसा तो नहीं है कि बॉम्बे से बाहर एक दूसरा भारत बसता है, एक इंडिया इधर है जो हम जिसमें रहते हैं और एक भारत उधर है, जिनकी ज़िंदगी में एक ही इंटरटेनमेंट है, एक ही लाइफ है, और वो लाइफ है टेलीविज़न उनका खिड़की है, टेलीविज़न उनका विंडो है। तो इस अर्थ में इसको बहुत मतलब इस प्रेशर को एक ही आदमी समझ सकता है जो उस जीवन से जुड़ा हुआ हो, और वो है कंटेंट से राइटर। तो मेरे कहने का मतलब इससे ही शुरू होगा, और ये सही होगा तो सब सही होगा, नहीं तो नहीं सही हो सकता। इस देश में ना अवार्ड बहुत ही एक शोशेबाजी का बिजनेस है। अवार्ड को सीरियसली यहाँ लिया नहीं जाता है, और टीवी में तो कोई मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टीवी को एज ए मीडियम गंभीरता से हम नहीं देखते। हम ही करते हैं जो शो, हम उस जनता को थोड़ा और बिल्ड और पुश करने के लिए इन टर्म ऑफ टीआरपी करते हैं। नहीं तो अभी आप ग्रैमी अवार्ड है या ऑस्कर है, एक इज्जत होती है। आप अगर 3 घंटे उस अवार्ड फंक्शन को देखते हैं तो उसमें किसी डिसरिस्पेक्ट, आप सिर्फ गाना बजाना नहीं कर रहे होते, आप सचमुच अवार्ड की गरिमा बना के रखते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सारे जो ये कैटेगरी का चक्कर है ना कि टेक्निकल और उसमें उनको बेचना होता है। उनका फंडा क्या है, मैं एक प्रोडक्ट बनाया, मैं वो प्रोडक्ट जनता तक ले जा रहा हूँ। राइटर अगर फ्रंट में होगा तो प्रोडक्ट देखने को नहीं आएगा। तो सिंपल है ना, जो लोग बना रहे हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से करेक्ट है, और इसमें सम्मान और असम्मान का कोई विषय, क्योंकि या तो आप टीवी को उस लेवल तक ले जाइए कि आपसे पहचाना जाए। आज चंद्र प्रकाश द्विवेदी इकलौते हैं कि वो अपने शर्तों पे हमारे लिए एक शो बना देते हैं, नहीं वो कौन का मैं नहीं करूँगा। चाणक्य के बाद वो आदमी 10 साल में एक उपनिषद बना रहा है। तो या तो आपके काम में इतनी गंभीरता हो कि मतलब आप, जैसे मैं आमिर को मानता हूँ, आमिर ने सही ही अवार्ड फंक्शन का विरोध किया, क्योंकि उसने देखा कि देश में ट्रेडिशन ही नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप एक नए शोशेबाजी और प्रमोशनल इवेंट की तरह देखते हैं उसको। तो टीवी राइटर के लिए क्या है, ये दुनिया नई खुली है जिसमें पैसा है अचानक 3 बेडरूम सुपरस्टार पैदा हो गए, हर मलाड से लेकर सबर्ब में एक नई पूरी दुनिया खुल गई है। 2-2 करोड़ के फ्लैट राइटर्स, मैं जब आया था तो मैं सोचता था 15,000 की एक नौकरी मिल जाएगी तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। जब मैं कुर्ला स्टेशन पे रात 10:30 बजे उतरा था 28 मार्च 2010 को, तो मेरे सपने सिर्फ 15,000 थे, उसमें ही रहना था। लेकिन पूरी एक दुनिया, पूरा बाजार खुला, उस बाजार के हम मतलब सिपहसालार हो गए। चक्कर क्या ना कि देखिए टीवी को अगर बेसिकली हम कैसे मापेंगे, जो मैं मानता हूँ कि 2 ऐड के बीच की जगह है जिसको फिल करना है। आप अगर मार्केटिंग के टर्म में देखें, हम करते क्या, हमको वो ऐड दिखाना होता है ऊपर और नीचे। तो इस ऐड से इस ऐड के बीच में आपको उनको रोक के रखना है क्रिएटिव तरीके से। मतलब पर्पस अगर हम देखें तो हम मतलब कहानियाँ क्यों कह रहे हैं, हम कहानियों से अगर देश का बदलाव लाना चाहते तो हम प्लेटफॉर्म दूसरा चुनते ना, फोरम। हम
पूरे चैनल का फंक्शन ही एक है। ये शायद मैं इस जगह से, इस मंच से ये बात कहना थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ मॉडल ही बिजनेस है वहाँ क्रिएटिविटी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, वहाँ तो प्रेशर होगा ही होगा। वहाँ ये है कि उसमें कितनी अच्छी बात आप कह पाते हैं, और उसमें क्या है, डायरेक्टर का कोई रोल जो है ना टेक्निकली रह नहीं जाता, क्योंकि हमने इतना कॉम्प्लिकेट, हम क्रिएटिव डायरेक्टर्स बना दिया, हमने इतने एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया है। डायरेक्टर बेचारा, डायरेक्टर का सेटअप जो 10 गिनती के डायरेक्टर हैं टेलीविज़न में जो सेटअप करते हैं शो, और वो 10-20 एपिसोड के बाद इस रेगुलर जो आपकी ईसाई है उसमें शामिल नहीं होते। वो 20 एपिसोड यहाँ करते हैं, फिर 20 एपिसोड, वो 20 एपिसोड 2 महीने में शूट होता है। उनका हंगर तो बाकी जो नीचे की पौधे, वो डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन करना है, उनको फुटेज निकालना है, 12 मिनट आज का शूट करना है। जब आप इस माइंडसेट से शुरू करते हो शूटिंग, तो डायरेक्टर की कीमत कहाँ रह जाएगी? समझ रहे? मतलब किसी की भी उसमें क्या है, डायरेक्टर अब होता ही है कि 2 चीज़ें हैं, अगर टीआरपी आ रही है तो राइटर की इज्जत मिलती है और प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। लेकिन बाकी नीचे की कौम आज भी टेलीविज़न में उसको कोई, मतलब हम उसको देखते नहीं। अब तो राइटर को प्रोड्यूसर बनाना शुरू, हमने क्या किया, हमने उस बुक को बढ़ाने के लिए नए लोगों को काम देना शुरू। लेकिन आप देखिए जितने पिछले 5 सालों में जितने डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर बने हैं, पूरी इंडस्ट्री में वो रेशियो नहीं था। आप गौर कीजिए कि पिछले 4-5 साल छोड़ दो, 3 साल में, पिछले 3 से 4 साल में कुछ 40 प्रोड्यूसर में से माने 60% राइटर है और 40% डायरेक्टर, ये रेशियो। और वो 40% राइट डायरेक्टर भी ऐसे हैं जो सेटअप डायरेक्ट करते हैं, वो एक्चुअली डेली सोप पे डायरेक्ट करते हैं, उनको चैनल समझता है, उनको बुलाया जाता है, डायरेक्शन होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक अपर क्रीमी लेयर वाला खेल है, आप समझ रहे हैं? तो टेक्निकली डायरेक्टर की कीमत एकदम नहीं, मैं ये देखता हूँ टेलीविजन। तो कोई यंग राइटर आता है और उसे ब्रेक इन करना है अंदर, उसके पास कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट्स है, तो क्या ये संभावना है कि उसके आइडिया सुनाने के बाद चोरी हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है? नहीं, हम स्टार में तो हम एक पहले लीगल, मतलब पहले तो हम मना करते हैं कि अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो हम कॉन्सेप्ट नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ वो नियम है। उसके बाद अगर वो कॉन्सेप्ट उसका रजिस्टर्ड है, उसके बाद हमारे यहाँ वो एक फॉर्म लीगल का उसको साइन करना होता है, जिसमें उसको ये लेना पड़ती है जवाबदेही कि ये कॉन्सेप्ट मेरा ही है, और ये कॉन्सेप्ट सुनाने से पहले इसके इर्द गिर्द, मतलब वो मैंने वो वाइस वर्सा हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं पहले लीगल लेवल पे, तभी हम कॉन्सेप्ट में हाथ लगाते हैं, नहीं तो हम सुनते ही नहीं, हम मीटिंग ही नहीं देते। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि होता नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना कि कहानियाँ ही 15 हैं, कहानियाँ, फॉर्मेट आपको अलाउ नहीं करता नए एक्सपेरिमेंट के। एक बेचारी लड़की होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है जिसका सेट लगा। आप सोचिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक दायरा बनाया हुआ है, और उस दायरे के जो रंग हैं उसमें 15 से ज़्यादा रंग नहीं हो सकते हैं, तो कहानियाँ तो टकराएंगी आपस में, क्योंकि कहानियों में कुछ नया की गुंजाइश। या तो आप अगर 6-8 महीने किसी चीज़ पे काम करते हैं तो उसको कोई चुरा नहीं सकता, आप समझ रहे हैं? लेकिन हर तीसरा आदमी एक बेचारी लड़की की कहानी, सास बहू की कहानी कर रहा होगा, तो उसके इमोशन कितने अलग होंगे। आप मुझे, मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता, मैं मानता हूँ चोरी भी होती है, लेकिन चोरी से ज़्यादा ये है कि एक समय में हम और आप एक जैसा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये दायरा ऐसा है। आपको चैनल ही बोलता है कि ये भैया अभी सास बहू चाहिए मेरे को, अभी लव स्टोरी चाहिए। अब लव स्टोरी टेलीविज़न पे क्या बनाएंगे आप? कामसूत्रा बनाएंगे नहीं, आप DDLG ही बनाएंगे। हमारे पास 3 ही तो फिल्में हैं जिससे टेलीविज़न बेचारा सीन लेता रहता है, हम दिल दे चुका सनम, DDLG और देवदास। उन्हें आदित्य चोपड़ा से संजय भंसाली के बाद हमारे पास चौथा रेफरेंस नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मीडियम का लिमिटेशन ही हमको बहुत बार बाध्य करता है कि हम सब तरह के, मैं ही सोच रहा हूँ जो कहानी, हो सकता है कि 1 साल बाद कोई नया बंदा वो सोच के आया और हम मैच कर जाए वो कहानी। क्योंकि मैंने हमेशा क्या देखा है, यहाँ जो भी कहानियाँ आती हैं उसमें से आधा ट्रैक मैं कर चुका होता हूँ। मैंने 4000 घंटे दिए हैं, मतलब क्रिएट किया है टेलीविज़न का कंटेंट। अब वो 4000 घंटे अगर 8 साल में मैंने बनाए हैं, तो आप मानिए कि कितना भी मैं सोचूंगा, अगर उसी दायरे में मुझे सोचना है तो कहानियाँ लिमिटेड ही होने वाली है। वो उसका मीडियम का प्रॉब्लम है, इसलिए उसको मैं तो इस तरह से देखता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट चोरी होता है। कॉन्सेप्ट ही 12 हैं तो वो तो चोरी होगी ना। 13वां आप सोचते नहीं हो, टेलीविज़न सोचता ही नहीं है 13, 14, 15 की करना है। एक चैनल आजकल हम देखते हैं टाइटल आता है स्टोरी बाय
concept by creative team, channel creative team. जी जी। ये क्या creative team होती है आपकी? ये अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में आप अगर टेलीविजन के सफल शोज की सफलता का रेशियो देखिए ना, तो 15% भी नहीं। 100 शोज बनते हैं, 100 के आसपास साल में सब चैनल में मिला के लॉन्च होते हैं, और 10 भी उसमें हिट नहीं होते। मतलब 4, 5, 6, 8 शो से ज़्यादा एक साल में सक्सेस होता ही नहीं। करेक्ट। अब इसमें चक्कर क्या हो गया है कि आधे राइटर या तो प्रोड्यूसर हैं या चैनल के अंदर हैं। चैनल ये देखता है कि हर बार हम कंसेप्ट के लिए, क्योंकि राइटर अपने मन और मिजाज से सोचता है, हम यहाँ बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो हम रिसर्च देखते हैं, हम फोकस ग्रुप देखते हैं, हम मार्केट समझ रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है कि यार अभी क्या बनाएं हम, वो आइडिया क्या हो जो चले। किसी को पता नहीं है क्या चलेगा, कोई नहीं जानता कि कल का हिट कौन सा है। और वैसे में स्टार ने सबसे पहले एक कंटेंट इंजन जैसी एक चीज़ बनाई, जो स्टार में से ही शुरू हुई वो परंपरा कि एक कंटेंट के 10 लोग चैनल के अंदर होंगे, जो जनता चाहती है, जो फोकस ग्रुप जाएगा, जो रिसर्च में बैठेगा, और जो राइट उसमें से आधे राइटर भी होंगे और आधे थोड़े मार्केटिंग के लोग भी होंगे, लेकिन वो मिलकर तय करेंगे कि यार ऐसा शो है और ये राइटर मार्केट में है। उसका दोनों काम है, वो खुद भी डेवलप करती है वो कंटेंट इंजन टीम, और दूसरा वो सुनती भी है, और फेयरली सुनने के बाद अगर वो राइटर के साथ हमको लगता है कि यार ये अच्छा है, तो हम बोलते हैं चलिए मिल के काम करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट है, चैनल इंटरेस्टेड है, आप प्रोड्यूसर पे बाद में आते हैं, पहले इसको डिस्कस करके इसको बनाते हैं। क्योंकि राइटर को बहुत बार नहीं पता होता है कि हमको क्या चाहिए, बहुत बार हमको पता भी होता है लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या बनाना है। तो कलर्स में भी आपने देखा होगा कि कंटेंट नाम की एक अलग टीम क्रिएट की हम लोगों ने। जी में आइडिएशन की एक टीम थी प्रिया मिश्रा के साथ। तो चूंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है करोड़ों का और चलता कंटेंट पे है, तो इन अंदर बैठे मैनेजमेंट को भी तो लगता होगा कि यार 10 लोग खुद भी देखे बैठे, हम बाहर हर बार वेट करते हैं कि कोई राइटर आके हमको मतलब एक आइडिया देगा। अंदर भी तो दैट वाज मतलब द आइडिया कि क्राइसिस ने हमको इंटरनली भी एक टीम क्रिएट करने की जगह दी। नहीं अभी क्या हुआ है, देखिए अगर ट्रेंड देखें आप कि इस देश में बड़े शहरों में एक बड़ा ग्रोथ है। अगर सोनी की टीआरपी जो है वो महानगरों की टीआरपी, उनके न्यूक्लियर फैमिली की कहानियां हैं उनकी, केबीसी से लेके उन्होंने, आज आप देखें कि लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखें कि स्टार कौन लोग देखते हैं, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, जो एकदम छोटे शहरों की दुनिया है, वो बहुत ज़्यादा जो परंपराओं को पकड़ के रखती है वो प्लस देखती है, और वैसे उसी की ऑडियंस कलर को भी देखना पसंद करती है। लेकिन बहुत ये एक्चुअली अच्छा सवाल भी है, और ये हमारे लिए भी एक रहा है कि अभी आप देखें कि एक अपने आप में महानगर टेरिटरी होती जा रही है। दिल्ली बम्बई अपने आप में एक टेरिटरी, और वो कौन लोगों से बम्बई है या कौन लोगों से दिल्ली है। छोटे शहरों में कमाई के लिए आए हुए लोग, वो छोटी कमाई के लिए और या बैंक में नौकरी करते हैं, तो उनका आज आपको पता है बालिका वधू सबसे ज़्यादा बम्बई में देखा जाता है। टीआरपी, चूँकि बालिका वधू का जो एक रस्टिक फील है, जो आत्मा है उसकी, वो महानगरों में बैठी हुई ऑडियंस, जो माइग्रेटेड ऑडियंस है, वो ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि वो घर छोड़ के आई है, तो उसको ट्रेडिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस बात के लिए अभी वो मतलब हमारे लिए भी ये विषय है कि कैसे उसको क्रैक किया जाए कि ये ऑडियंस बड़ी मतलब डुअल है, ये जीना चाहती है मॉल में और रहना चाहती है मंदिर में। मंदिर वाले मतलब चप्पल उतार के मॉल में, मतलब उसका अभी ना बड़ा एक कंफ्यूज माइंडसेट है, और शायद इसलिए सोनी के शोज ने उनको एक रास्ता दिखा दिया कि बस एक ऐसा परिवार की कहानी, थोड़ी बोल्ड कहानी हम कहते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली की कहानी कहते हैं, और वही ऑडियंस क्राइम पेट्रोल भी देखती है, जो सेंसेशन की कहानी है, जो मतलब मैं नहीं देखता हूँ कि स्टार प्लस पे हमने कोई भी कोशिश की सेंसेशनल कहानी कहने की, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसकी ऑडियंस मंदिर की तरह देखते हैं उसको, वो नमस्कार वाली मुद्रा में रहती है। लेकिन महानगरों के लिए अभी एक नई दुनिया खुलनी है। जैसे जैसे आपके छोटे शहर भी बड़े शहर में तब्दील होंगे, तो आपको ये कहने का लहजा जो है ना ए के लिए बदलना पड़ेगा। सोनी ने वो किया है। आप सोनी का नैरेटिव और लाइनअप देखें कंटेंट का, तो उनके कंटेंट फिर भी परवरिश एक शो है। मैं स्टार में होते हुए भी मैं ये मानता हूँ कि उनके नए शोज ने काफ़ी महानगरों में अपनी एक छाप छोड़ी,
केबीसी का जो दूसरा तीसरा वर्जन था, उसमें वो उनकी दिखती है वहाँ। मैं समझता हूँ कि वो नई बात कहने की पहली शुरुआत कह सकते हैं महानगरों के लिए। अभी और उसमें काफ़ी आयाम आने हैं। अभी वो डेली सोप वाला रास्ता अभी भी अख्तियार हमने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी जो ऑडियंस बैठी है वो रोज देखना चाहती है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों स्टार वन असफल हुआ और क्यों सोनी सफल हुआ, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म का एक मिक्स डेली सोप के वर्जन। हमने क्या किया, हमने रिमिक्स लॉन्च किया, हमने ऐसे शोज लॉन्च किए जिसका मतलब बैंड्रा में तो जिसको देखने वाले लोग थे, लेकिन कांदीवली में देखने वाले लोग नहीं थे। कांदीवली वाले ऑडियंस के लिए हमने नहीं बनाया, हमने थोड़ा ज़्यादा ही निश कर दिया उसको। और वो निशनेस टेलीविजन, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुविधा है, जिसके पास काम है, जिसकी दुनिया थोड़ी अपर मिडिल क्लास से एक लेवल ऊपर है, वो कभी टेलीविजन में इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए, मैंने आपके घरों में कितनी बार टेलीविजन देखा जाता है। मैं शौक हूँ कि हम छोटे शहर से तो आज भी हम टेलीविजन ऐसे ही देखते हैं जैसे पटना में देखते हैं। लेकिन मैं कई ऐसे मेरे मित्र और मेरे कलीग हैं जिनके घर में टेलीविजन वो मतलब देखा स्टार वर्ल्ड ही जाता है। हाँ। स्टार वर्ल्ड के ऑडियंस के लिए स्टार वर्ल्ड है, और जो उनके लिए तो 90 चैनल है, पूरी दुनिया के चैनल उपलब्ध है। आप समझ रहे, उनके उस निश ऑडियंस के लिए। और हम उस निशनेस को अचीव कितना कर पाएंगे। आप यहाँ अगर बनाने जाएंगे 24 या डेस्परेट हाउस है, आप न तो वो, क्योंकि वो 26 एपिसोड बनाते हैं और वो पूरा 26 का सीजन बना के एक बार में उसको रिव्यू करते हैं, पूरा देखते हैं और फिर ऑन एयर जाते हैं। यहाँ 26 में न तो फिनांस की रिकवरी है, न टीआरपी की रिकवरी है, और न मार्केट का आप कहीं पहुंचे। अच्छा, तो सब जगह वो घाटा है। यहाँ तो रोज का मसाला देना पड़ेगा। तो ये क्रैक हो जाए कि इस मसाले को कितना अच्छा बनाया जाए। धीरे धीरे फिर वो होगा कि यार 3 महीने की कहानी भी चल रही है। हम खुद भी एक्सपेरिमेंट में लगे, हम चाहते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, हमने किया भी है। अभी जैसे मैं महादेव कर रहा हूँ तो एक सीजन है, पूरा सीजन के बाद ब्रेक होगा और फिर दूसरा सीजन करूँगा, सती और शिव की कहानी और फिर पार्वती शिव की कहानी। तो वो धीरे धीरे होगा। मेरे को लगता है अभी तुरंत एकदम से वो बदलाव थोड़ा मुश्किल है। ये चैनल के बीच की जो राइवलरी है, प्रतिस्पर्धा है, ये किस लेवल की है? इस पे मेरा कमेंट करना थोड़ा मतलब सही नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा तो मार्केट में जैसे मतलब मैं ये देखता हूँ कि इट्स लाइक ए ब्रांड। अब वो पैरासूट बिकता है कि कॉलगेट बिकता है, वो कंपटीशन है, वो कंपटीशन रहने ही वाला है। उसमें कौन कितना अच्छा है बनाता है। तो अब वो प्रतिस्पर्धा का लेवल जो है ना, वो लेवल बहुत हेल्दी है। मैं ये मानता हूँ कि उसमें हम सब अपना अपना काम करते हैं, हम सब अपने अपने लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और लड़ाई अच्छे कंटेंट की। हमारा शो ही हमारी पहचान है। रही बात बालिका वधू जैसे शो की, तो नकल वाले शो, इसीलिए मैं बोलूँ 100 में 10 ही हिट होते हैं। वो 90 में से 70 जो है नकल के होते हैं और कुछ ओरिजिनल होते हैं, लेकिन इतने ओरिजिनल होते हैं कि वो वर्क नहीं करते। तो वो रेशियो तो आपको बताता है कि नकल कभी काम नहीं आई। और टेलीविजन को हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये पका पकाया चीज़ चलता है। नहीं, मैं शोज आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि कोई शो तभी वर्क किया है जब उसमें एक यूनिकनेस रहा है और वो अपने समय से आगे की बात कह रहा है। मतलब मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ मैंने वो, और एकदम खराब से खराब शो की भी जगह कैसे बन जाती है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह के सिचुएशंस क्यों बनते हैं कि राइटर्स को एक शो से निकाल दिया जाता है या टीआरपी गिरता है तो चेंज होता है? हाँ, मतलब वो प्रेशर रहता है ना, इट्स अ प्रेशर। और दूसरा ना कि वो हर माध्यम में है ना, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत सिंपल, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ तो मैं 4 फिल्में लिख लूँगा, 5वीं फिल्म के बाद लोग मुझे नहीं बुलाएंगे। और अगर मैं अच्छा लिखता हूँ और फिर भी मेरा व्यवहार अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मायने रखता है बहुत बार। ये बड़ा इक्वेशन और कभी कभी टीआरपी, लेकिन ये चलता रहेगा, ये हर इंडस्ट्री में। मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुछ मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, किसी को निकालने के पहले कितना इमोशनली गुजरना पड़ता है। खास करके मैं राइटर हूँ तो मैं जब भी किसी राइटर से मैं रिश्ता बनाता हूँ तो फिर मैं चाहता हूँ कि अंतिम दिन तक करेक्ट रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके पैसे की और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। चैनल में रहते हुए सबसे पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि वह सबके पहले उसकी इस चिंता से मुक्त करो उसको, और उसके बाद भी नहीं वर्क करता तो मुझे वो कहने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अब ये हर, मैं समझता हूँ हर माध्यम में ये लड़ाई रहेगी।
How would a writer protect his interest when it comes to a channel? उसमें तो Especially- सबसे ज़्यादा राइटर हमारा एसोसिएशन सबसे मैं समझता हूँ कि हम जब भी कुछ करें हम एक सबसे पहली बात है कि चैनल का ना एक कॉर्पोरेट सिस्टम है। जब हम ये कहते हैं राइटर हमेशा एक इंडिविजुअल और बहुत हद तक आइसोलेशन की आइडेंटिटी होती है। वो एक सोचता है कुछ सोचता है उस सोचे हुए पे वो आता है बहुत। अब हम चूंकि हम या हमारे जैसे लोग थोड़े सीजन लोग हैं हमको पता चल जाता है कि इसका रुख क्या है और इसको कहाँ ले जाना है। लेकिन आधे राइटर बहुत बार जब आप यहाँ तक आते हैं तो उनको इंश्योर करना चाहिए। इसमें राइटर एसोसिएशन का रोल बड़ा है। इसमें मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है कि राइटर ऑर्गेनाइज कैसे हो। जैसे हम जो राइटर एसोसिएशन कर रहा है कि बहुत स्क्रीन प्ले के वर्कशॉप कराओ, लोगों को एक्सपोजर दो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग के बारे में राइटिंग थोड़ी स्किल मांगती है, ये राइटिंग प्रैक्टिस मांगती है। वो प्रैक्टिस अगर मुहैया करा रहे हैं हम, जैसे हम पहले इससे पहले भी मैं राइटर एसोसिएशन के साथ एक पूरी स्टार खुद चाहता था कि एक बड़ा हम एक एसोसिएशन क्रिएट करें जिसमें जो भी राइटर पूरे देश में जितने भी मेंबर हैं उनमें से चिन्हित किए जाएं 500 लोगों को और पूरे साल उनके साथ एक बैठ के देखा जाए कि क्या हम नए 100 राइटर क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज माय ड्रीम कि एक रिसोर्स सेंटर क्रिएट करें राइटर एसोसिएशन और एक चैनल के साथ। लेकिन वो दो वजह से नहीं हो पाया क्योंकि एक तो हमारी मसरूफियत भी इतनी बड़ी हुई थी और दूसरा कि वो फिर मैंने राजेश जी से ही बात हुई थी और फिर वो बात हम भी परस्यू नहीं कर पाए कि हमने वो योजना रखी थी कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि 100-200 लोगों को चुना जाए क्योंकि राइटर है ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री में आप देखें तो मतलब 70-80 राइटर हैं और मतलब 15 चैनल के अपोजिट 70-80 राइटर और मतलब हर चैनल पे 15-10 शो है तो 100 तो शो रोज आ रहे हैं। आप अगर 8 है तो 80 शोज रोज होते हैं और 80 ही राइटर हैं, बाकी सब फिर मतलब तो बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन है। तो इतनी जगह है राइटरों के लिए, अगर वो राइटर एसोसिएशन उसमें कुछ कर सके, चैनल कुछ कर सके, एक रिसोर्स क्रिएट किया जाए, इतना काम है, इतनी रोजगारी है कि उसमें थोड़ा हमको मिल बैठ के भी बात करनी चाहिए कि इसको कैसे दूर करें, इस ब्रिज को कैसे, इस क्राइसिस को खत्म किया जाए। और रजिस्ट्रेशन कराए बिना तो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं उसमें बहुत सख्त हूँ इस मामले में। मैं अपने कम से कम मैंने बोला है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउ ही मत करो। पहले ही फ़ोन पे पूछ लो कि रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर नहीं तो हम नहीं सुनने में इंटरेस्ट। पहले बनिए मेंबर, रजिस्ट्रेशन करिए, फिर सुनाइए। उसमें हम बहुत नहीं कुछ कर सकते। वो देखिए, अगर मैंने आपको काम दिया है और आप अपने अंदर 5 लोगों को काम दे रहे हैं तो ये फिर कैसे मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि आप उन लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं या कैसा है, क्योंकि वो मेरा कंसर्न नहीं है। ये आपने अच्छा सवाल किया कि शायद अब राइटर एसोसिएशन का अगला जो फेज होगा उसमें हमको देखना चाहिए कि वो को राइटर्स के लिए कुछ किया जाना चाहिए क्या, जो बेचारे आते हैं और पर एपिसोड पे महीनों और सालों काम करते हैं, उनका भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उनका भी एक मतलब एक एग्रीमेंट प्रॉपर बनना चाहिए और उनका भी नाम को और टाइटल को लेकर एक जगह होनी चाहिए, भले वो छोटा हो, एंड स्क्रॉल में है, कहीं भी है। तो ये एक विषय है, एक्चुअली इस पे बात की जानी चाहिए बैठ के कि क्योंकि ये बड़ा तबका है। कोई भी राइटर 4 शो लिख रहा है, उसके साथ 10 लोग काम कर रहे होते हैं, कभी वो अकेला तो लिखता नहीं। तो वो असिस्टेंट जो आगे राइटर बनेंगे उनके लिए भी राइटर एसोसिएशन को या हम लोगों को सोचना चाहिए। Does the TRP really dictate the content of a show? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जब कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम टीआरपी, क्योंकि टीआरपी देख के तो कोई नहीं बोल सकता ना कि आप मतलब आप पहले फ्रेम बना लें और फिर उसके साइज में तस्वीर काटें, वो नहीं होता है। फॉर्म अपना काम करता है और परफॉर्मेंस अपना काम करता है। तो हम फॉर्म के लिए काम कर रहे होते हैं, हम निटी ग्रिटी में देखते हैं और उसमें भी हम निटी ग्रिटी में ये नहीं देखते कि टीआरपी, हम ये देखते हैं कि कनेक्टिविटी ऑडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, क्योंकि टीआरपी एक मापदंड है और वो मापदंड आंकड़ों पर निर्भर है। कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं, कहानी का इससे लेना देना है कि वो आंकड़ों को रिलेट करने वाले इमोशन कौन से हैं, जो इमोशन कंटेंट में है। तो इतना ही रिश्ता है, उससे ज़्यादा उसको प्रेशर में ना हम लोग लेते हैं, ना कोई भी चैनल नहीं लेता। एक्चुअली टीआरपी बोल के कभी प्रोग्राम नहीं बनता। Television writing, sir, is what? Creative or commercial? Both, actually. It's a 50% creativity and 50% packaging and commercial approach. It's hard, पूरा commercial भी नहीं है, नहीं तो ये जहाज चलेगा ही नहीं तो आप साबुन बेचने जैसा करने लगेंगे।
कहते तो एट द एंड ऑफ द डे कहानी ही है, पर चलती कहानियाँ ही हैं। और कोई भी अच्छे शो की कहानी रही है तभी वो चला है। आप मतलब इवेंट से और जादूगरी से या मतलब बुरी कहानी नहीं बेच सकते। ये नहीं हुआ है इस देश में, अभी भी बुरी कहानी नहीं चलती, मैं ये मानता हूँ। तो वहाँ तक क्रिएटिविटी है, और उस कहानी को चलाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसमें हमको काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें 50-50। क्या कितना दबाव रहता है राइटर के ऊपर चैनल? बहुत दबाव रहता था, बहुत दबाव रहता था। अभी भी मैं अपने चैनल की बात करूँ, बाहर तो मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ वो नहीं है। अभी था वो परंपरा, मैंने झेला है, मतलब मैंने देखा है मैं अपने समय में कि हर बुधवार की सुबह मतलब एक कवायद लग जाती थी और ऐसा लगता था कि हम सबसे बड़े मतलब अपराधी हैं। तो वो था, लेकिन चक्कर क्या ना कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ा, जैसे स्टार में मैं ये देखूँ, स्टार हम तय किया कि हम 6 महीने के पहले कहानियों का रुख तय करने के बाद नहीं बदलेंगे। 6 महीने अगर नहीं चला तब हम फिर से पुनर्विचार करेंगे और उसको चेंज करेंगे। ये मतलब हमने कंटेंट में एक पॉलिसी के तहत, मेरे मैनेजमेंट, मैं फक्र से बोलता हूँ क्योंकि यही है तरीका जिससे एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आप 6 महीने फ्लॉप और हिट कोई नहीं जानता, नोबडी नोज़ कि क्या चलेगा नहीं चलेगा। हम एक काम कर सकते हैं, अपने कन्विक्शन से एक कहानी तो कहें 6 महीने, अगर दूसरे दिन हमारा कन्विक्शन खत्म है तो फिर मतलब नहीं है, फिर वो बड़ा खेल नहीं है। बड़ा आप इस देश मतलब आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे जिस तरह का काम हम देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, सिर्फ राइटिंग ही नहीं। उसमें आप समझिए एक प्रोजेक्ट पे 50 करोड़ रुपए लगा होता है, और उस 50 करोड़ की जो पूंजी इन्वेस्ट की जा रही है उसका पहला सिरा राइटर के पास। तो राइटर के पास सिरा है, लेकिन वो सिरा बहुत सारे मल्टी लेयर तरीके से आगे बढ़ता है। तो अगर हम 6 महीने 70, 80, 90, 100 लोगों के विश्वास के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो डेस्परेशन जो था ना, ये डेस्परेशन 2-4 साल पहले तक वर्क करता था। जहाँ मैं मतलब नहीं भी नाम लूँ तो हम सब जानते हैं कि 8 बजे के टेलीकास्ट में 7:30 बजे अपलोड हो रहा है, और वो परंपरा हुई थी बॉस, तो ये तो चलता है। हमने एनार्की क्रिएट की और उस एनार्की को ट्रेडिशन बना दिया। हमने सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया। हम सफल हैं तो हमको हक है कि हम अराजकता से पेश आए, और टेलीविजन के साथ वही हुआ। जिसने डिलीवर किया उसने अराजकता को नियम बना दिया, और इसके खिलाफ मेरे यहाँ वो सिस्टम है कि बॉस हम काम ही उनके साथ करेंगे जो उस अराजकता के बजाय सिस्टम में बिलीव करता है। एक डिसिप्लिन तो चाहिए ना, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वहीं से फिर राइटर पे प्रेशर आएगा, फिर डायरेक्टर पे, फिर प्रोड्यूसर पे, फिर चैनल पे, फिर मैनेजमेंट पे, फिर फाइनल। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप एक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे कैसे आप उसको तोड़ पाएंगे। वो कभी नहीं इस देश में सफल होगा। वो मीडिया वो पागल सिनिकिज्म में तब्दील हो गया ना, और वो सिनिकिज्म किसी भी दिन ब्लास्ट कर जाएगा। हुआ है बहुत बार, बहुत सारी मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउस कहाँ है आज? 500 करोड़ की कंपनी कहीं नहीं रही ना, अपने अराजकताओं की वजह से, क्योंकि आपने सक्सेस देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। इसलिए मेरा यहाँ मेरी नौकरी करने की वजह ये है कि यहाँ का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने एक शो चुना है, इसलिए मैं हेड्स ऑफ है इस कंपनी के साथ कि एक कंटेंट चुना है, उस पर बिलीव करो और उस बिलीव को 6 महीने का समय दो। नहीं चले फिर बंद करो, देखेंगे दूसरा करेंगे। इस देश में पत्रिकाएं बंद हो गई, लिखने पढ़ने की परंपरा ही बंद हो गई। मतलब जो आप एक समय था हमारे समय में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हंस, कथा देश से लेके वागर्थ तक पत्रिकाओं की एक पूरी दुनिया थी। तो और छोटे शहरों में सबसे ज़्यादा हानि हुई है। मतलब पेपर पढ़ना भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, हिंदी के पेपर खत्म हो गए। तो वो बेस कहाँ से आएगा? वो आप जिस बेस की हम बात कर रहे हैं उसका रिसोर्स भी तो नहीं रह गया ना, मतलब है ही नहीं। और अब जाके मतलब अब वो जो एक निश क्लास है जिसको लगता है कि पढ़ना इज्जत की बात है, तो एक बेहुदा किताब भी 4 लाख प्रति बिक जाती है उसकी ना। लेकिन मतलब इतना बड़ा भंडार है हिंदी साहित्य का इस देश में, जिसकी मतलब मिट्टी भर कीमत नहीं। तो ये इस समय का खेल है। तो नए लोग आ रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो समय के
विक्टिम है, मैं मानता हूँ। उनको भी, उनके पास रोल मॉडल कौन है मुझे बताइए। हमारे पास रोल मॉडल थे प्रेमचंद, मेरे पास रोल मॉडल अमृतलाल नागर थे मेरे रोल मॉडल। आज उनके लिए कौन रोल मॉडल है? कोई रोल मॉडल नहीं होता। चेतन भगत, चेतन भगत अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, आपके लिए आदर्श नहीं हो सकते। तो उसी तरह से आदर्श के लिए मापदंड भी खत्म हो गया ना। तो ये राइटर बेचारे क्या करें, कहाँ पढ़े, कहाँ जाए? जो जिसमें जितना मादा है उतना करके आता है, और फिर इतनी भूख है, डायनासोर को खाना खिलाना है आपको, तो उस भूख में वो लग जाता है। सक्सेस हो गया तो बड़ा राइटर हो जाता है, जबकि उसको कुछ नहीं आया। और नहीं सक्सेस हुआ तो वो बिटर हो जाता है, उसकी जिंदगी और उस बिटर ने। तो मेरे कहने का मतलब इसमें किसी की गलती नहीं। ये इतना बड़ा पूल है ना कि इसमें सब समा रहा है, सब समा रहा है। तो जो सेंसिबल लोग हैं वो अपना सेंसिबिलिटी बिना मारे हुए काम करें। दैट्स दी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि आप ही आपके जवाब, कोई और जवाब नहीं बन सकता। नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी, रिसोर्स सेंटर की जरूरत बहुत दिन से महसूस हो रही है। वो चैनल के इंटरनल भी अब उनको लग रहा है कि कहाँ से लाएंगे आप लोगों को, नए लोग पैदा करने पड़ेंगे आपको। अगर ये मिशनरी चलानी है, ये सिस्टम चलाना है, तो नए राइटरों के लिए प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा तो राइटर एसोसिएशन क्रिएट कर सकता है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोग बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि कितने लोग होंगे, आप बताएं मुझे कितने लोग हैं इनरोल्ड हैं जो राइटर एसोसिएशन में आज? 10,000 से तो ज़्यादा लोग। 10,000 लोग में कम से कम 10,000 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या है। मैं कह रहा हूँ कि 10,000 में अगर 3,000 लोग भी काम के, और उसमें से अगर 1,500 लोग भी आपके काम के, तो कितनी बड़ी तादाद वेट कर रही है। हम उसको कैसे, और इसमें किसी का बुराई भी नहीं है इसमें, इसको रिसोर्स को क्रिएट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे बड़ा रोल तो राइटर एसोसिएशन का ही है आज की डेट में, कि टेलीविजन के साथ एक रास्ता सबका बनाए, एसोसिएशन प्रपोजल दे। मैं तो बोलता हूँ कि एसोसिएशन एक बड़ा प्रपोजल क्रिएट करे, क्योंकि अभी हो गया जितना काम हम कर सकते थे, डिस्प्यूट कमिटी टू मैगजीन टू वर्कशॉप टू वेबसाइट, वो हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल ये है कि सचमुच जो सप्लाई फ्लो है, जो सबसे इतना बड़ा पूल है जिसका कंट्रोल कोई कर नहीं पा रहा है, उसमें अगर आपने 1,500 लोगों को काम दे दिया, तो उससे बड़ा अगर आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, मेरे कहने का मतलब है कि जो राइटर हैं, जो राइटर मानते हैं खुद को, उनको आपने टेलीविजन के लिए शिक्षित कर दिया, तो भी बड़ा काम हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं नए लोगों को बनाने, क्योंकि लिखना जो है, मैं कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, कॉन्सेप्ट में, और शुरू के एपिसोड में काफ़ी कैरेक्टर्स बनाने में मेरा रोल होता है, लेकिन एक्चुअल राइटिंग जो है वो बहुत कम हो गई। वो हानि है मेरी, मतलब 2 साल में वो मेरी प्रैक्टिस जो है कम हुई है। तो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले टाइम में उसकी तरफ मुड़ने का कुछ प्लान? उसका तरीका मैंने निकाला ये 2 साल नौकरी के बाद कि अभी मैं थिएटर फिर से शुरू कर रहा हूँ, और वो भी मैं अपने शहर के लिए 2 प्ले लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा जून जुलाई में। अगले मतलब 6 महीने में वो मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाके परफॉर्मेंस हो। तो उस तरीके से अपने को जिंदा रखने की कोशिश करना है। तो थिएटर के लिए लिखना और टीवी के लिए लिखना, ये दोनों कितना सिमिलर है, कितना अलग है? क्या फ़ायदा करता है थिएटर के लिए? बिल्कुल, आधे थिएटर के ही की समझदारी की, मैं तो थिएटर की समझदारी की वजह से, उसकी जो ड्रामा की मेरी समझ थी, वही डेली सोप की समझदारी बनी मेरी। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद रहा पर्सनली। अगर मैं, और रंगमंच बड़ी विधा है, बड़ी विधा है। उसमें काफ़ी, अगर आप सचमुच रंगमंच से जुड़े रहें तो इतना डेप्थ आ जाता है आप में, इतनी गहराई आपको रंगमंच दे देता है, जीवन की समझदारी से लेकर मतलब क्राफ्ट की समझदारी तक। अगर आप सचमुच सीरियसली आपने 5 साल बिताया है, रंगमंच को दिया है, तो 2 चीज़ें हैं कि नए कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि चलता कॉन्सेप्ट है। मैं ये को नए लोगों की ताकत तभी बनेगी जब वो फंडामेंटल करेक्ट रखें। क्राफ्ट भी एक सीमा के बाद काम नहीं आता, लेकिन आत्मा कोर क्या है, कोई नई बात पैदा करने की जो ताकत होती है, उसको अगर एक राइटर पैदा कर लेता है ना, तो फिर उसको सपोर्ट सिस्टम चैनल भी देगा, दूसरे राइटर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि मौलिक रूप से हम क्या ऐड ऑन करेंगे टेलीविजन के लिए। उस तरफ काम नहीं अगर हम करते हैं, अगर हम सिर्फ बोलें कि हम लिखने आए हैं, वो बहुत, आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए मतलब समय देना चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए रिसर्च आप चैनल आए या प्रोड्यूसर के पास जाएं तो आप इतना मेहनत कर चुके हो कि आजकल सबसे ज़्यादा कमी क्या है ना,
कि आधा अधूरा है, सब सब आधा अधूरा है। कोई चीज़ पे मेहनत नहीं दिखती है, नए कॉन्सेप्ट में, नई राइटिंग में। होता यह है कि आप खुद ही देखते हैं कि चैनल तो बदलने ही वाला है, तो अभी क्या करूँ, इतना मेहनत करके आप अपना कन्विक्शन का 100% नहीं देते। मेरे लिए कहना है कि 100% कन्विक्शन के साथ कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए, और तब है कि अच्छा कॉन्सेप्ट चलता ही चलता है, और वो स्वागत करेगा कोई भी चैनल। उनकी ज़रूरत है, राइटर की ज़रूरत नहीं है। चैनल और प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत है। राइटर को अपने अंदर वो सम्मान और उतनी ताकत पैदा करनी है कि उसकी कॉन्सेप्ट सुनने के बाद कोई भी ये कहे कि ये मैं बनाऊंगा। दैट्स माय मैसेज।